कोयटा से ईरान जाने वाली आरसीडी शाहराह का 80% से ज्यादा हिस्सा पुराने चागी डिस्ट्रिक्ट के बीच से गुजरता है। अब चागी दो अजला में मुनकसिम हो चुका है, नौशकी और चागी। एक जमाने में इस वसी और अरीज जिले का हेडक्वार्टर्स नौशकी होता था। इस शहर के बीचों बीच एक पहाड़ी वाक़ है जिस पर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट डिप्टी कमिश्नर ने अपना घर बनाया था, जो आज तक डिप्टी कमिश्नरों का मस्कन है। उस पहाड़ी पर खड़े हों तो जुनूब मगरिब की समत आपको बुलंदो बाला स्याह संगलाक पहाड़ नजर आएंगे या रेत का सहरा। रेत के ये टीले अपने जहरीले सांपों की वजह से इस कदर मशहूर हैं कि भारत से भी सपेरे सांप पकड़ने यहाँ आते हैं। सूरज गुरूब होता है तो रेत के ये टीले सोने के जर्रात की तरह चमकने लगते हैं। आरसीडी शाहराह पर कोयटा से ईरान की तरफ सफर करें तो दाएं हाथ अफगानिस्तान साथ साथ चलता है, कहीं चंद किलोमीटर के फासले पर और कहीं जरा दूर। इस सड़क पर नौशकी के बाद सिर्फ एक ही बड़ा शहर दालबंदीन वाक़े है, जहां आरामदेह रात गुजारने के लिए डिप्टी कमिश्नर का रेस्ट हाउस हुआ करता था। चागी में बाहैसियत पॉलिटिकल एजेंट डिप्टी कमिश्नर अपने कयाम के दौरान मैं बारहा इस रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा पहला कयाम 1980 में हुआ था, जब मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और अक़वाम मुत्तहिदा के मुनशियात की रोकथाम वाले एक इदारे के लिए इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि बलूचिस्तान में किस कदर लोग हेरोइन पीते हैं। इस सिलसिले में जब मैं वहां ठहरा तो मेरे साथ वाले कमरे में एक अंग्रेज खातून भी मौजूद थी, जो पूरे बर्रे सगीर में गोरा कब्रिस्तानों पर तहकीक कर रही थी। वो अंग्रेजों की कब्रों के कुतबे कैमरे में भी महफूज करती और अगर कोई बड़ा बूढ़ा मिल जाता तो थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर लेती। इस रेस्ट हाउस में लातादाद लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। एक पूरी किताब उन तमाम शख्सियात पर लिखी जा सकती है जो यहाँ वक्तन फवक्तन कयाम करती रहीं और मेरी उनसे मुलाकातें होती रहीं। सलमान बिन अब्दुल अजीज शिकार खेलने आता तो पहला पड़ाव यहीं पर होता। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चागी धमाके के लिए तशरीफ लाए तो यहीं उनका ठिकाना था। इसी दालबंदीन रेस्ट हाउस में मेरी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया की कंपनी BHP के सरबराह से हुई, जो अपने खुसूसी तैयारे के जरिए वहां आया था। उस कंपनी ने 1993 में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ चागी के इलाके में सोने की तलाश का मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के तहत जो सोना, तांबा, पीतल या चांदी यहाँ से बरामद होना था, उसमें से 75% शेयर BHP कंपनी का और 25% बलूचिस्तान हुकूमत के हिस्से में आना था। उमूमन एक निगाह में ये मुआहिदा ऐसे लगता है जैसे घाटे का सौदा है, लेकिन अगर सोने की कानकुनी के अमल को देखा जाए तो ये महसूस होगा कि इससे बहुत बेहतर मुआहिदा नहीं किया जा सकता था। सोने की कान दरअसल ऊपर की सतह पर खुदाई करने वाली कान होती है। जैसे भट्टों की ईंटें बनाने के लिए जमीन खोदकर मिट्टी निकाली जाती है, वैसे ही बड़े बड़े मिट्टी के तूदे खोदकर मशीनों में डालकर रेजा रेजा किए जाते हैं और फिर उनसे मिट्टी अलहदा की जाती है। ये एक मुश्किल अमल है। उसके बाद जो खालिस धाती जर्रात मुयसर आते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी मशीन में डालकर उसी की मोटी मोटी सलाखें बनाई जाती हैं। इन मोटी मोटी सलाखों में लोहा, सोना, चांदी, तांबा और पीतल सब एक साथ मौजूद होता है। इनको फिर रिफाइनरी में ले जाकर अलहदा अलहदा किया जाता है। उमूमी तौर पर सोना इसमें 0.2% के करीब मिलता है। ये एक बहुत मेहनत तलब और खुसूसी महारत का काम है। ये महारत अगर आपके पास ना हो तो आपके लिए ये सोने के जखायर मिट्टी के ढेलों से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं BHP कंपनी के सरबराह को मिला तो उन्हें वहां काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। मैंने वो जखायर जिन्हें रिकॉर्डिक कहते हैं उनके बारे में सवाल किया कि क्या ये जखायर सेंधक के बराबर के ही हैं, तो उसने जवाब दिया कि अगर हमने सेंधक जितने ही जखायर हासिल करना होते तो हम पहले चंद महीनों में ही अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेते। ये दुनिया के दूसरे बड़े सोने के जखायर हैं। सिंध की अलमनाक दास्तान मेरे जहन में थी कि कैसे उस सोने और तांबे की कान का हशर किया गया और अब चीनी उससे सोना निकालकर अपना लगाया हुआ सरमाया ही वापस ले रहे हैं और हमारे पल्ले कुछ नहीं आया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि एक दिन रिकॉर्डिक के साथ भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा। अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो अफगान बॉर्डर के करीब होने की वजह से BHP ने अप्रैल 2000 में अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और ऑस्ट्रेलिया की ही एक छोटी सी कंपनी मिनकोर को अपने हुकूक बेचकर चली गई। 11 सितंबर का सानेहा हुआ। अफगानिस्तान बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से कभी काम होता और कभी नहीं, मगर काम चलता रहा। कंपनी के पास सरमाया कम था, इसलिए 2006 में उसे कनाडा की कंपनी TCC ने खरीद लिया। उस वक्त तक इब्तिदाई काम मुकम्मल हो चुका था और जहां जहां जखायर मौजूद थे उनका पता चला लिया गया था। अब कानकुनी का आगाज होना था। ऐसे में बड़ी बड़ी ललचाई हुई नजरों ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। जब 1993 में मुआहिदा किया गया था तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सोने का मुसलसल अंडा देने वाली मुर्गी निकल आएगी। उसी साल यानी 2006 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस मुआहिदे को चैलेंज कर दिया कि ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये लाइसेंस दुरुस्त है, काम
काम दोबारा शुरू हुआ और जब कानकुनी का लाइसेंस 2011 में मांगा गया तो हुकूमत बलूचिस्तान ने कंपनी को कानकुनी का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप स्मेल्टर से सलाखें भी यहीं बनाओ और रिफाइनरी भी यहीं लगाओ। ये इसलिए नामुमकिन था कि ये दोनों काम चीन में होते हैं ताकि लागत कम आए और कोई कंपनी इतनी बड़ी सरमायाकारी खुद से नहीं करती। दरअसल बलूचिस्तान हुकूमत को पाकिस्तान के कुछ शोबदाबाज साइंसदानों ने यह झांसा दिया था कि हम खुद ही ये सारा काम कर लेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। ये साहिब थर कोल माइन में भी ऐसा नाकाम तजुर्बा कर चुके हैं। कंपनी फौरन वर्ल्ड बैंक की अदालत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स में अपना मुकदमा लेकर चली गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार अहमद ने भी 2013 में 1993 के मुआहदे को गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक की अदालत ने जब मुआहदात देखे और पता लगा कि कंपनी अब तक $220 मिलियन खर्च कर चुकी है तो 12 जुलाई 2019 को उन्होंने पाकिस्तान पर $6 अरब का जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान एयरलाइन के न्यूयॉर्क और पेरिस वाले 2 होटल और दीगर सरमाया कब्जे में ले लिया गया। हुकूमत अब मिन्नतों तरलों पर उतरी तो बैंक ने अमल दरामद रोक कर कहा कि आपस में जाकर मामला तय कर लो। उस पर मुज़ाकरात शुरू हुए और जुर्माना बढ़ते हुए $10 अरब तक जा पहुंचा। मार्च 2022 को इमरान खान की हुकूमत ने कंपनी के साथ मुआहिदा कर लिया जिसके तहत $10 अरब का जुर्माना भी मुआफ हुआ और मजीद $10 अरब की सरमायाकारी का वादा भी हो गया। मगर सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई आम शहरी जा पहुंचा। इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने फौरन केस निपटाया और अपने 9 साल पुराने फैसले को गलत बताते हुए 1993 के असल मुआहदे को दुरुस्त करार दे दिया। लेकिन इस सारे मामले में इस कौम के 11 साल कीमती बीत गए, वो 11 साल जो इस कौम की तकदीर बदल सकते थे।